हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से हम आ गए अपने वीडियो में जहाँ पे हम सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। आज हम सीडीपी वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 2022 में जो पेपर था वो ऑनलाइन हुआ था, तो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक पूरे में पेपर कंटिन्यू चला था। तो आज जो मेरे पास पेपर है वो 1 फरवरी का है। इसमें कम से कम पूरे 2 महीने पेपर चला था, तो हमारे पास पेपर की कोई कमी नहीं है। तो अगर आप इन पेपर्स को भी कंपाइल कर लेते हैं तो आप आराम से सीडीपी वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। और वहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि ना कितना सीटेट किस तरीके के पेपर पूछ रहा है। अब जैसे इसमें हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 6 फरवरी को भी पूछे गए थे, 1 फरवरी से 6 फरवरी को। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी को किए हुए इस पेपर को सॉल्व करते हैं आज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें कोर्स ऑफ डेवलपमेंट पूछा है, हमें पता है ये हमारा एक टॉपिक है डेवलपमेंट का, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज, जो कोर्स होता है डेवलपमेंट का वो कैसा होता है। यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है, और ऑर्डरली चलता है, ऐसा तो नहीं होता। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म होता है और डिसऑर्डरली होता है, मतलब एक जैसा चलता है और डिसऑर्डरली होता है, मतलब एक ऑर्डर में नहीं चलता। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है एंड सीक्वेंशियल होता है। हमको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट होता है ना चिल्ड्रन का, कोई भी बच्चा डेवलप होता है उसमें हम बार बार बात करते हैं कि भाई हर किसी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं ये तो श्योर हो गई कि जो इंडिविजुअलिस्टिक जो होगा वो तो आंसर होगा, है ना। हम बार बार बात करते हैं कि इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इंडिविजुअलिस्टिक होगा। ठीक है, और क्या होगा, सीक्वेंशियल होगा। एक सीक्वेंस के थ्रू जो है वो डेवलपमेंट जो है वो बच्चों का होता है ना। या फिर डिस इंडिविजुअलिस्टिक और डिसऑर्डरली नहीं, ये नहीं है। इसका आंसर क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक और सीक्वेंशियल में होता है ना। हम सबको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो फर्स्ट का 3 होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। theorist theorist now prefer to refer to certain period as a sensitive period, है ना। जो थ्योरिस्ट हैं वो एक पीरियड को ना सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। अब जो है एक पीरियड को सेंसिटिव पीरियड कहने लगे हैं, रादर देन क्रिटिकल पीरियड्स इन रिकॉग्निशन दैट, है ना। तो हमारे जो थ्योरिस्ट है ना वो एक जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसके अंदर उसको किसी एक पीरियड को कहते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, या फिर जो क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। तो वो किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है ना वो क्या होता है, वो डायनेमिक होता है। हर बच्चा अलग तरीके से डेवलप होता है ना। अगर आप आगे वाला देखो कि डेवलपमेंट हेरिडिटरी से सिर्फ डिटरमाइन होता है, नहीं। हम बार बार बात करते हैं कि जब भी डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर 2 चीज़ों का फर्क पड़ता है, हेरिडिटरी प्लस एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये पहले ही तो 2 और 3 तो हमारे वैसे ही हट गए। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट फिक्स होता है और स्टैटिक होता है। जी नहीं, डेवलपमेंट फिक्स तो कभी होता ही नहीं, डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, डायनेमिक होता है। तो हमारा 2 का हो गया व्हाट, 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप येट दे शो डिफरेंस इन सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नरेश और मुकेश जो हैं वो एक ही उम्र के हैं लगभग, लेकिन फिर भी उनकी जो एज है उसके अंदर सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अलग हैं। वो किस वजह से हैं, किस वजह से हैं, सिफेलोसिडल प्रिंसिपल की वजह से, या प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बात की थी कि 2 पर्सन हैं, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो वहाँ पे फॉलो होता है। तो इसका आंसर यही होगा कि सेम एज ग्रुप का बच्चा अगर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो फॉलो कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल हम पेपर में देख रहे हैं कि असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो assertion is delay in achievement of developmental milestone by children can be directly attributed to heredity। ठीक है, कि ये कह रहा है कि एक बच्चा है
जो 6 साल, जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि अरे ये 6 साल का बच्चा है लेकिन 6 का लग नहीं रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो स्लो है। तो ये कह रहा है कि जो डिले होता है एक डेवलपमेंट का माइलस्टोन, कि 6 साल का बच्चा इतनी हाइट का हो जाना चाहिए, वो डिले होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी हेरिडिटी जो है, वो जो उसके पेरेंट्स से उसको जीन आए हैं, वो उसमें कुछ गलती थी। तो भाई ऐसा तो नहीं होता, हेरिडिटी हम बार बार कह रहे हैं, डेवलपमेंट होगा तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इक्वल ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ए हमारा गलत है। रीजन देखते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन द डेवलपमेंट। बिल्कुल गलत भाई, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब देख लो, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही बात यहाँ पे गलत है। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हेरिडिटी एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए, डेवलपमेंट पता होना चाहिए, हेरिडिटी एनवायरनमेंट का फर्क पता होना चाहिए। तीसरी बात, आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आराम से सीडीबी वाला पार्ट आप खींच के ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, समाजीकरण की बात हो रही है कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज, कि जो सोशलाइजेशन है चिल्ड्रन का, वो क्या है, वो सिंपल और लीनियर प्रोसेस है। भाई डेवलपमेंट कभी भी सिंपल तो होगा ही नहीं, है ना। ऑर्डरली और वेल लेड आउट प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। समाजीकरण एक ऑर्डरली रूप में हो ही नहीं सकता। एक बच्चा अलग तरीके से समाज में जो है वो मिलेगा और एक दूसरे तरीके से मिलेगा। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है ये। सॉरी, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है ना। बहुत सा मल्टी डायमेंशनल है, एक ही सिंगल यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ इज okay, six is at which stage of cognitive development do children develop the abilities of inference and abstract logic। हमें पता है ये stages हैं डेवलपमेंट की। आप ये देखो 6 क्वेश्चन पे आ गए और अभी भी डेवलपमेंट का टॉपिक इन्होंने पकड़ के रखा है, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में आपको थ्योरीज, आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो कब उसको एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक का मतलब क्या है कि वो उन बातों को समझने लगता है जिसकी कोई मटीरियलिस्टिक इन्फेरेंस नहीं होती, मतलब जो ज़मीनी हकीकत पे ज़मीन पे जो प्रेजेंट नहीं है। जैसे लाइक, किसी को पसंद करना, तो वो क्या है, आप पसंद करने को टच नहीं कर सकते लेकिन आप इसे समझ सकते हो। तो वो लॉजिक उसका कब आ पाता है, वो लॉजिक उसका आ पाता है बिल्कुल जब वो डेवलपमेंट के फाइनल स्टेज में होता है, वो बड़ा हो जाता है। कौन सी स्टेज होती है वो? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लो। सेंसरी क्या होता है, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट में क्या होता है, ईगोसेंट्रिक कब हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। नेक्स्ट चलो, 7 देखो, जीन पियाजे। आप देखोगे ना तो ये जो थ्योरीज हैं आपकी, जीन पियाजे की, कोल्सबर्ग की, गार्डनर की, इन सब से क्वेश्चन आता है, हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत क्लियर होने चाहिए आपको। सेवेंथ सेवेंथ इज इन जीन पियाजेज थ्योरी, in Jean Piaget's theory, that bracket is said to occur when the child modifies the existing schemas to account for a new experience। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जीन पियाजे की थ्योरी में कौन सी चीज़ होती है जब चाइल्ड जो है अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमाज को नई तरीके से में क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो एडजस्ट ही तो होते हैं हम, है ना। जब मैं किसी नई जगह पर जा रही हूँ या आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नए एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। अब यहाँ देखो, एक दिख रहा है आपको वर्ड स्कैफोल्डिंग। हमने देखा था 7 फरवरी का पेपर और 7 फरवरी 2022 का पेपर और अगस्त 2023 के पेपर में हमें स्कैफोल्डिंग देखने को मिला, और यहाँ भी हमें ये देखने को मिला। तो ये स्कैफोल्डिंग आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, बाय द वे 7th का आंसर इज 1। नेक्स्ट चलो, 8th, जीन पियाजे फिर आ गए, है ना। जीन, मैंने क्या कहा था कि आप ये क्लियर करके चलो कि ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है ना। तो चलो, तो जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से ईगोसेंट्रिज्म रेफर्स टू, ईगोसेंट्रिज्म से मतलब क्या है कि द टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको कितना भी समझा लीजिए वो समझेगा ही नहीं, वो अपने तरीके से वर्ल्ड को देखने के शुरू करेगा, उसके अंदर ईगो होता है ना। तो क्या है, टू टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड, मतलब एक वर्ल्ड को अब सिर्फ अपने हिसाब से देखने को ही ईगोसेंट्रिज्म हम यहाँ पर कह रहे हैं। चलो, अब आ गया वाइगॉट्स की।
Vygotsky, as per Lev Vygotsky, dash plays a very important role in cognitive development. तो Vygotsky किसकी बात कर रहे थे कि क्या important होना चाहिए, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो important होता है ना. नेक्स्ट इज 10 इज अ क्लासरूम बिल्ट ऑन Vygotsky एंड प्रिंसिपल वुड प्रमोट, है ना. एक क्लासरूम है जो कि प्रमोट क्या करेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग. जब वो कल्चर को फोकस कर रहा है तो कैसी लर्निंग को प्रमोट करेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करेगा, है ना. नेक्स्ट 11, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. देखो मैंने कहा था कोल्सबर्ग वगैरह सारी थ्योरीज आपको आनी चाहिए, वही आती हैं. तो भाई कोल्सबर्ग की थ्योरी के हिसाब से कितने स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, दैट इज 6, है ना. लर्न कर लो इसको. नेक्स्ट 12, एट विच स्टेज, कौन सी स्टेज पे कोल्सबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव दैट फिक्स्ड रूल्स मस्ट बी ओबेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर. मतलब फिक्स्ड रूल जो एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स रूल होने चाहिए. तो ये कौन सी स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सॉरी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन. ओके. नेक्स्ट चलो 13 इज डांसर्स एथलीट्स एंड एक्टर पोजेस डैश एज पर हार्वर्ड्स गार्डनर्स थ्योरी. तो यस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है, जो होती है वो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिखाते हैं, है ना. नेक्स्ट इज 14 is a teacher's remark to boy in a co-education class, be a man. एक टीचर ना क्लास में ये कह रहा है कि एक को एजुकेशन की क्लास है, बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, है ना. ये हमारा 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसकी मैं टीचर हूँ, है ना. तो क्या है ये, क्या है, आप अगर किसी बच्चे से कह रहे हैं बी अ मैन डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, जैसे हम कहते हैं कि लड़कियों की तरह मत रहो, तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है. आपने स्टीरियोटाइप कर दिया कि जो लड़कियां हैं ना वो सिर्फ रोएंगी, लड़के जो हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक का काम करेंगे, है ना. तो क्या कर दिया आपने, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यहाँ पर कर दी है. ठीक है. नेक्स्ट चलो 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टे. अब देखो यहाँ पे ना ये वाले जो हैं, जेंडर इक्विटी क्या होता है, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर इक्वलिटी, ये समझ लो कि ये क्या होते हैं. इक्विटी और इक्वलिटी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. इनके वीडियोस बाय द वे शॉर्ट्स में और पूरे पूरे वीडियोस भी पड़े हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो. नेक्स्ट इज 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट. आप जब चिल्ड्रन को असेस कर रहे हैं उसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो भाई असेसमेंट, आप ये बताओ कि अगर आप किसी को चेक कर रहे हो तो आप सिर्फ अगर एक ही तरह से चेक करके आप डिसाइड नहीं कर सकते सॉरी, आप एक ही तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कैसा है ना. आप कंपेयर करके भी नहीं डिसाइड कर सकते, कंपेयर करके नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि हर बच्चा अलग होता है ना. और क्या कह रहे हैं कि पर्पस जो है असेसमेंट का वो जनरेट एनजाइटी एंड फिर, क्या आप किसी को असेस कर रहे हैं, बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं इसलिए ताकि वो डर जाए, नहीं. असेसमेंट शुड बी कैरीड आउट यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मीन्स. एग्जैक्टली, आपको अगर किसी को चेक करना है ना तो आपको उसे तरह तरह से चेक करना पड़ेगा, तब जाके. जैसे कोई एग्जाम होता है, आपको पता है कि पहले हम उसका रिटन ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, फिर उसका सब्जेक्टिव देख रहे हैं, फिर उसका इंटरव्यू में चेक कर रहे हैं, फिर उसका भागने दौड़ने का देख रहे हैं, तो आप उसको हर तरीके से चेक करिए. असेसमेंट का मतलब यही होता है. नेक्स्ट इज 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो. इनमें से कौन जो है डू नॉट फॉलो द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इनमें से कौन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो नहीं कर रहा. डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, या लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन. लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन, अगर आपने जैसे कि कोई मान लो दिव्यांगजन बच्चा है और उसको आपने लेबल कर दिया कि नहीं भाई ये दिव्यांगजन है, इनके अलग क्लास में पढ़ेगा, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल नहीं होता. इसीलिए इसका आंसर होगा लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन. तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, एक जैसी पढ़ाई होती है ना, और जिसको जैसा चाहिए उसको वैसी पढ़ाई आप करा रहे हो. नेक्स्ट 17 is in a class with students having in class with students having student from disadvantaged background whose experience should a teacher allow to be shared. ठीक है. तो क्या है, एक स्टूडेंट मतलब एक क्लास के अंदर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, तो हुज एक्सपीरियंस शुड अ टीचर अलाउ टू बी शेयर्ड. ठीक है. तो क्या होगा, क्या होगा, तो शेयर हर ओन एक्सपीरियंस एंड एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू शेयर देयर
एक्सपीरियंस। तो क्या करेगी वो, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करे और बच्चों से भी कहे कि आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके, वी आर वेरी फास्ट। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट, एक बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए, अ स्टूडेंट विद लोकोमोटर, उसके अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं, उसके लिए एक स्कूल को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए भाई? व्हील चेयर बिल्कुल, वॉकर बिल्कुल, रैम्प विद हैंड रेल्स बिल्कुल, एम्बोस्ड टाइल्स जी नहीं, ब्रेल सिस्टम, अगर वो दिव्यांगजन है तो आप उसको ब्रेल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, लोकोमोटर एबिलिटीज़ हैं, लोकोमोटर क्या, शारीरिक विकलांगता, तो उसको ब्रेल की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रेल किसको ज़रूरत है? जो देख नहीं पा रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 2 3, व्हील चेयर, वॉकर, रैम्प विद हेल्प रेल। ध्यान रखो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, वो वाली। चलो नेक्स्ट 19। 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिन बच्चों को होती हैं उनके बारे में आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे? तो ओमिट वर्ड्स और लाइन इन रीडिंग, मेक्स मिस्टेक, यस, जब बच्चा ऐसी स्पेलिंग्स में, वर्ड्स में, रीडिंग में, स्पेलिंग में मिस्टेक्स करने लगे, उसी को आप कहेंगे ये। 20, नेक्स्ट इज 20। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो गिफ्ट चिल्ड्रन के बारे में क्या सही है, क्या सही है? चलो देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, यस, हाँ, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन डू नॉट रिक्वायर एनी पेडागोजिकल मॉडिफिकेशन, बिल्कुल नहीं, अगर वो गिफ्टेड है तो आप उसको थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ाइए। गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड बी गिवन वेरी सिंपल रूटीन टास्क टू बी परफॉर्म रिपीटेडली, जी नहीं, उनको थोड़ा एडवांस आपको देना है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव वेरी हाई इमोशनल मेच्योरिटी, ऐसा कोई श्योर नहीं है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स दैट ऑफन गेट इग्नोर्ड इन द क्लासरूम, एग्जैक्टली, उनकी कुछ स्पेसिफिक लर्निंग नीड होती हैं, लेकिन जब 60 बच्चों की क्लास चल रही है तो उनकी जो वो स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स होती है ना, वो इग्नोर हो जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है 20। नेक्स्ट 21, एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अ मिडिल क्लासरूम शुड बी promoted by एक्टिव एंगेजमेंट आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो 21 का हो गया 4। नेक्स्ट 22, assertion, a pedagogical process of dialogue and discussion amongst peer hinders development of problem solving एबिलिटीज़, बिल्कुल गलत बात है भाई। पीयर, अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं स्कूल में, तो वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? वो डेवलप होती हैं, ख़त्म नहीं होती। रीज़न, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक नॉट सोशल इन कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं, डेवलपमेंट इंडिविजुअलिस्टिक होता है, लेकिन लर्निंग आप पीयर ग्रुप के साथ करते हैं, तो इसका ये भी गलत है। तो 22 का 4, दोनों ही बात यहाँ पे ये गलत तरीके से कह रहे हैं, है ना। 24 हो गया हमारा, एक सेकेंड, 24 नहीं, 22 था, सॉरी, या 23। वॉट काइंड ऑफ गोल्स शुड बी अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट टू सेट, किस तरीके का गोल जो है टीचर को एनकरेज करना चाहिए अपने बच्चे को कि वो सेट करे? मास्टरी ओरिएंटेड, बिल्कुल मास्टरी ओरिएंटेड। नेक्स्ट, ओके, वंस बिलीफ हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन वंस लर्निंग, अपना खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हाट बिलीफ वुड हैव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लर्निंग पे कैसे होगा? कि गेटिंग गुड और मार्क्स, जो अगर अच्छे और बुरे मार्क्स आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आई एम नॉट बोर्न विद एनी एबिलिटीज़, नहीं, वो तो डिमोटिवेटेड करना हो गया। टीचर हमेशा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पता पेपर बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आपको बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से पेपर बनाना चाहिए, है ना। ठीक है, 24 3। नेक्स्ट 25, कंस्ट्रक्टिविज्म, भाई थ्योरी से ही क्वेश्चन आ रहा है, देख लो आराम से, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, पहला ही हमारा मिल गया कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि लर्नर को क्या करना है, अपना
एक वर्ल्ड को सिर्फ अपने तरीके से देखना है, अपनी तरीके से उसके बारे में मानना है कि वर्ल्ड कैसा होता है। 26 चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट फर्दर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ, चिल्ड्रन जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्दर नॉलेज किसके बेसिस पे, व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय देम। बार बार कहते हैं हम कि आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी प्रीवियस नॉलेज से लिंक करो, है ना, तो क्या उन्होंने पढ़ लिया है उससे ही लिंक करके आप आगे का पढ़ाओ। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, एक सेकेंड, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन और इमोशन के बारे में पूछा है कि कॉग्निशन और इमोशन के बारे में क्या सही है। तो कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरविन एंड अफेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है कि कॉग्निशन और अफेक्ट जो इमोशंस जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, है ना। ये जैसे फर्स्ट कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट 28, 28 इज meaningful learning of student is not promoted by encouraging children for passive listening, है ना। मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इज नॉट प्रमोटेड, है ना, जो मीनिंगफुल लर्निंग है स्टूडेंट की वो कैसे प्रमोट नहीं होगी, आप उससे जैसे लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं कि वो सुनता रहे, सिर्फ पैसिव लर्निंग कराएं, नहीं भाई, पैसिव लिसनिंग से बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो सकती। आप उसे एक्सप्लोर कराइए, एक्सपेरिमेंट कराइए, उसकी मेटा कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कराइए, डिस्कशन और डिबेट्स कराइए। नेक्स्ट 29, 29 is a constructivist approach for dealing with misconceptions among middle school student is, this is question number 29, क्या, गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव, आप उसको अपॉर्चुनिटीज दीजिए जिससे कि वो काउंटर पर्सपेक्टिव्स को भी देख पाए। 30 स्कूल्स शुड नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स इन एनी मैनर इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं भैया, इन्वॉल्व करना चाहिए। इस्टेब्लिशिंग लिंक ऑफ द स्कूल विद कम्युनिटी हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल गलत बात, कम्युनिटी से आपको लिंक करना चाहिए, तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो 30 इज 4। ठीक है, तो ये हमारा सीटीबी का जो पार्ट है हो गया है। आपको पता है कि बहुत सारा पेपर है हमारे पास, पूरा जनवरी पेपर हुआ था, तो हम सारा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और जो उसका एसएसटी का पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आप जितना भी सीडीपी का पार्ट है इसको रिवाइज करो, इससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको देखो, अच्छे से पढ़ो। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक